हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत का दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है मुगल साम्राज्य, उसके शासकों का शासनकाल और उनके नाम से हम जानेंगे, ताकि हम मुगल के पीरियड जब पढ़ने जाए तो इसमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमारे सामने रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य हो गया, उसके शासकों का ये नाम क्रमिक रूप से उनके शासकों का नाम और फिर इनका शासनकाल क्या रहता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, जैसे आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य है जो भारतीय उपमहाद्वीप में शासन करता है। और अंग्रेजों के आने के बाद ये साम्राज्य खत्म होता है, उसके बाद से अंग्रेजी काल शुरू होता है, एक तरह से आधुनिक काल आप कह सकते हैं। और ये मध्यकालीन भारत का ये आखिरी दौर है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इसके जो संस्थापक थे बाबर, क्योंकि इन्होंने एक साम्राज्य की स्थापना की थी, इसलिए इसे इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में हम इनको जानते हैं। बाबर का पूरा नाम जैनुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक इनका भारत में टाइम पीरियड रहा। एक्चुअली ये सेंट्रल एशिया के जो आज के जो 5 सेंट्रल एशियाई मुल्क हैं, जिसमें उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, उसमें जो उज्बेकिस्तान है उसका फरगना एक वैली है, वहाँ से इनका संबंध था, इनका पैतृक संबंध वहाँ से था। अपने खानदानी लड़ाइयों से तंग आकर और वहाँ बार बार समरकंद और फरगना, समरकंद, बुखारा, ये उधर के महत्वपूर्ण शहर हैं, वो हारने के बाद ये इन्होंने काबुल की तरफ प्रस्थान किया और काबुल में साम्राज्य स्थापित करने के बाद ये भारत की तरफ आए। भारत चूँकि उसमें कई छोटे छोटे राज्यों में बटा था, यानी आप कह सकते हैं कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण था, इसलिए इनको मौका मिला कि भारत में अपने साम्राज्य स्थापित करें। इनका टाइम पीरियड आपने देख लिया, 1526 से लेकर 1530 तक था। इसमें इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें पानीपत की प्रथम लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण है, और अपना साम्राज्य स्थापित किया। 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है और पहले आगरा में दफनाया जाता है, बाद में इनको काबुल में लाकर अंतिम रूप से जिस स्थान को उन्होंने चुना था वहाँ इनको दफन कर दिया जाता है। इनके बेटे होते हैं हुमायूं, जो 1530 से लेकर 1540 तक शासन करते हैं। लेकिन इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जो शेर शाह सूरी जो एक अफगान थे, ये काफ़ी योग्य आदमी थे। ये मुगलों की तरफ से लड़े थे और मुगलों के कमजोरियों को देखा था। तो हुमायूं को जब कमजोर पड़ते हैं तो इनको भारत से बाहर निकाल देते हैं और अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। 1540 से लेकर 1555 तक शेर शाह सूरी और शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी भारत में शासन करते हैं। बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि अकबर महान के ये पूर्ववर्ती हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित किया था। इसी निर्वासन में हुमायूं जब जा रहे थे, भारत से निकल रहे थे, ईरान की तरफ शरण लेने जा रहे थे, तो जो पाकिस्तान का आज का जो पाकिस्तान है, उसके सिंध प्रांत में एक ज़िला है जो पहले अमरकोट के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम बदल कर उमरकोट कर दिया है। उसी किले में अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो शेर शाह सूरी आगे चलकर जब शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी कमजोर पड़ते हैं तो हुमायूं फिर से शासन स्थापित कर लेते हैं, यानी फिर से भारत पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ 1 साल के अंदर में ही, ज़्यादा दिन शासन सुख नहीं भोग पाते हैं और 1 साल के अंदर में ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद अकबर, इनके बेटे अकबर मुगल शासक बनते हैं, जो मुगल साम्राज्य के सबसे महान शासक माने जाते हैं। इनका टाइम पीरियड रहता है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। और इनके समय में साम्राज्य बहुत फैलता है, एक धार्मिक सहिष्णुता भी देखने को मिलती है, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये भारतीय उपमहाद्वीप में इनको एक महान सम्राट इसलिए माना जाता है कि अशोक के बाद इन्होंने अशोक के बाद अकबर ही शासक होते हैं जो सभी धर्मों को लेकर चलने की कोशिश करते हैं। और इन पर इनके उत्तराधिकारी जो होते हैं जहांगीर होते हैं, जिनके बचपन का नाम सलीम था। इनका शासनकाल चलता है 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। और उसके बाद इनके बेटे होते हैं शाहजहां, जिनके बचपन का नाम खुर्रम होता है, और इनका शासनकाल चलता है 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक। दूसरा और सबसे विवादित और सबसे एक तरह से कहिए कट्टर शासक के रूप में औरंगजेब आते हैं, जिनको उपाधि मिली थी बहादुर, और इन्होंने अबुल मुजफ्फर आलम की उपाधि ग्रहण करके और अपने भाइयों को उत्तराधिकार में हराकर
साम्राज्य स्थापित करते हैं और ये शासक बनते हैं 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। मराठों से लड़ते हुए दक्षिण में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह ये देखिए मुगल बादशाहों का एक शेर शाह सूरी वाला अगर आप छोड़ देते हैं तो मुगल बादशाहों के जो ताकतवर शासक होते हैं यहाँ तक इनकम यहीं तक सीरीज रहता है। इसके बाद से उत्तरोत्तर मुगल काल शुरू होता है, यानी ऐसे शासक जो ताकतवर नहीं रहते हैं उनके शासन बनने में कई दूसरे राजनीतिक शक्तियों का हस्तक्षेप होता है और वो अपने अपने हिस्से के लिए मुगल कोट में गुटबंदी करते हैं, जिससे मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता है। इसलिए उसे उत्तरोत्तर मुगल काल कहते हैं। और इस समय भारत से बाहर से बहुत सारे आक्रमण होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण नादिर शाह का आक्रमण होता है। तो इधर वाले जो शासक हैं जो आप देखेंगे इनको उत्तरोत्तर मुगल काल के नाम से हम जानते हैं। इसमें सबसे पहले नाम आते हैं मुअज्जम, जिनका दूसरा नाम शाह आलम प्रथम था और इनको बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इनका शासनकाल 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक था। ये 5 साल तक शासन करते हैं और ये मुगल बादशाहों में सबसे एजेड में 63 साल की एज में शासक ये बनते हैं। इसलिए इनको शाह बेखबर भी कहा जाता है, क्योंकि प्रशासन के कार्यों में उनकी उतनी नियंत्रण नहीं रहता, इसलिए इनको शाह बेखबर के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद इनके बेटे बनते हैं जहांदार शाह, जो इसके सेकेंड एजेड शासक रहते हैं। इनका टाइम पीरियड 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक रहता है। ये प्रथम अयोग्य शासक होते हैं और चूंकि ये मूर्ख रहते हैं इसलिए इनको लंबट मूर्ख भी इनको कहा जाता है। तीसरा इसमें आते हैं फर्रुख सियर, जिनका शासनकाल 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक रहता है। क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो एक शासक के लिए सही नहीं है, इसलिए इनको घृणित कार्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आते हैं 2 छोटे छोटे शासक आते हैं जो एक तरह से कहिए कि एकदम कम समय के लिए रहते हैं और इनको एक की मृत्यु क्षय रोग से हो जाती है और दूसरे की मृत्यु पेचिश रोग से हो जाती है। क्षय रोग से मृत्यु होती है उनको हम रफ़ी उद दरजात बोलते हैं, जो 28 फरवरी से लेकर 4 जून 1719 ईस्वी तक ये शासन रहते हैं। सबसे कम समय के लिए मुगल बादशाह यहीं रहते हैं। दूसरा होते हैं रफ़ी उद्दौला, जो पेचिश के कारण ये मर जाते हैं। इनका शासनकाल रहता है 6 जून से लेकर 17 सितंबर 1719 तक। और इस समय तक दरबार में काफ़ी गुटबाजी हो चुकी रहती है और एक तरह से जो सैयद ब्रदर रहते हैं उनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। उन्हीं के सहयोग से यानी उन्हीं की इच्छा से शासक बनते हैं और पद से हटाए जाते हैं। यानी इस तरह कह सकते हैं कि दरबार में बहुत सारी गुटबाजी हो रही थी। इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह एक ऐसे शासक हैं जिनका शासनकाल सितंबर 1719 से लेकर अप्रैल 1748 तक, यानी इनको टाइम पीरियड तो मिलता है, लेकिन चूंकि यह अपने रंग मिजाज के लिए जो इनका प्रशासन पर कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए इनको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। और इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण और एक दुखद घटना ये होती है कि ईरान के नेपोलियन के नाम से, ईरान जो आज का ईरान है उसके नेपोलियन के नाम से विख्यात नादिर शाह ने आक्रमण किया था भारत पर और बड़े पैमाने पर कत्लोआम मचाया था। और एक तरह से कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य जब ढह रहा था तो उस पर एक आखिरी वार की तरह होता है और इसमें काफ़ी जान माल और धन संपत्ति का नुकसान भी होता है। फिर इसके बाद आते हैं अहमद शाह। अभी एकदम ये आया राम गाया राम की तरह शासक रहते हैं। अहमद शाह होते हैं जो 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। उसके बाद आलमगीर द्वितीय आते हैं जो 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। और शाह आलम द्वितीय जो रहते हैं ये 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक रहते हैं। इसके बाद अकबर द्वितीय आते हैं। नाम तो इनका अकबर है, लेकिन ये पहले शासक होते हैं जो संरक्षक शासक होते हैं, जो दूसरे के सहयोग से शासक बनते हैं। और ये ऐसे भी शासक रहते हैं जो सिक्का तक भी अपना जारी नहीं कर पाते हैं, जो एक बादशाह की एक बहुत तरह की निशानी मानी जाती है। इनका टाइम पीरियड 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक रहता है। और सबसे आखिरी मुगल बादशाह रहते हैं बहादुर शाह द्वितीय, जो शायरी लिखते थे जफर के नाम से, और ये 1837 से लेकर 1857 तक रहते हैं। 1857 में चूंकि ये इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और क्रांतिकारियों ने इनको अपना बादशाह घोषित किया था। जब विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया तो इनके बेटों को लाल किला में पकड़कर उन सबको फांसी दे दी गई। और चूंकि ये बूढ़े थे और ये शासक थे तो इनको निर्वासित करके आज के जो म्यांमार बर्मा है वहाँ भेज दिया गया रंगून में, और रंगून में इन्हें निर्वासित कर दिया गया और वहीं पर ये
रहे। 1857 से लेकर 1862 में इनकी मृत्यु वहाँ पर हो गई, और जहाँ पर उनका मजार है। और जब भी भारतीय प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ पर अपना सम्मान करने जाते हैं। इस तरफ देखते हैं कि मुगल साम्राज्य कैसे दो हिस्सों में बढ़ता है। पहला जो पीरियड होता है, एक तरह से महत्वपूर्ण शासक आते हैं जो साम्राज्य को फैलाते हैं, और स्थापत्य में विकास होता है, एक कंपोजिट कल्चर का विकास होता है, चित्रकारी। इसमें औरंगजेब का करेक्टर अगर हम छोड़ दें तो बाकी शासकों का एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक देशीकरण हो चुका रहता है, कैसे इसमें चलते हैं। लेकिन जब दूसरा फेज आता है तो इसमें काफ़ी कमज़ोर शासक आते हैं, जिसके चलते मराठे और गुटबाजियाँ बढ़ती हैं, बाहर के आक्रमण होते हैं, और दूसरी तरफ विदेशी यूरोपीय ताकतों का भी इंटरफेरेंस पड़ता है। और इस तरह भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है और आधुनिक काल की शुरुआत होती है, यानी अंग्रेजों का शासनकाल शुरू होता है, जिसको आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।